नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां पर प्रदेश स्थापना के उपलक्ष्य में नया रायपुर में 4 से 6 नवंबर तक राज्योत्सव मनाया जाएगा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। तो वहीं अलंकरण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ी सौगात मिलने की जानकारी देते हुए कहा कि बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भवन बनकर तैयार है। योग और नेचुरोपैथी के सेंटर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही दीपावली, अन्नकूट और छठ महापर्व की अग्रिम बधाई दी। 31 अक्टूबर हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जिसको पूरा देश एकता दिवस के रूप में मनाता है। और इस दिन रन फॉर यूनिटी का आयोजन होता है। क्योंकि 31 अक्टूबर दिवाली पड़ रहा है, इसलिए इस साल 29 अक्टूबर को पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हो रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी आज सभी जगह रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है और यहाँ हम लोग राजधानी में हैं और यहाँ हमारे सभी मंत्रीगण हैं। आदरणीय रामविचार जी हैं, दयालदास बघेल जी हैं, श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, टंकराम वर्मा जी हैं, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं, हमारे विधायकगण भी हैं, मोतीलाल साहू जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, पुरंदर मिश्रा जी और अधिकारी और सभी नागरिक बंधुगण हैं और हमारे सुरक्षाकर्मी वो भी हैं और सभी लोग आज इस रन फॉर यूनिटी में शामिल हुए हैं। और इसके पश्चात सबसे पहले हमारे सभी अतिथियों के लिए खबर रायपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित कर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कई बड़े निर्णय की जानकारी साझा की है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और निकाय चुनावों में ओबीसी के आरक्षण मिलेगा और साथ ही साथ कैबिनेट ने इस बात की मंजूरी दे दी है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024 और 29 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु 14,700 करोड़ रुपए की स्वीकृति, शासकीय गारंटी की वैधता और अवधि 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई गई है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी और धान खरीदी प्रक्रिया सुचारू होगी। मीडिया के सभी साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज कैबिनेट की 16वीं बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु स्वीकृत शासकीय प्रत्याभूति राशि 14,700 करोड़ की वैधता अवधि को 1 वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह से त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुशंसा अनुसार आरक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग का गठन किया गया और जिसके माध्यम से प्रतिवेदन के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षक पंचायत संवर्ग के 97 शिक्षकों का
स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किए जाने का अनुमोदन किया गया और शेष शिक्षक पंचायत के प्रकरणों पर पंचायत विभाग से पात्रता अनुसार अनुशंसा प्राप्त होने पर संविलियन करने के बारे में स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया। इसी प्रकार स्कूल शिक्षा विभाग के प्राचार्यों को वर्ष 2007 से 2019 तक प्रथम मतांकन के आधार पर प्रथम व द्वितीय समय वेतनमान स्वीकृत करने के लिए मात्र एक बार की छूट देने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-29 के प्रारूप एवं प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह नई औद्योगिक विकास नीति 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2029 तक प्रभावशील रहेगी। इस नीति में अमृत का छत्तीसगढ़ विजन 2047 की कल्पना को साकार करने के प्रावधान किए गए हैं। इस नीति से प्रदेश में औद्योगिक विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। नई औद्योगिक नीति में भारत सरकार द्वारा 2020 में MSMED एक्ट 2006 में सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों की परिभाषा में किए गए संशोधनों को अपनाया गया है और राज्य में संतुलित विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन प्रदान करने विशेष प्रावधान किया गया है। नवीन औद्योगिक नीति 2024-29 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य में नई उद्यमों की स्थापना, विस्तारीकरण, विविधीकरण, प्रतिस्थापन एवं अन्य कार्यों के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। राज्य के सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण औद्योगिक विकास के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी जिलों के विकास खंडों को 3 श्रेणियों में विभाजित करके दिए जाने वाले औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की मात्रा का निर्धारण किया जाएगा। ग्राम नियानार जगदलपुर, जिला बस्तर में NMDC के अधिकारियों कर्मचारियों हेतु आवासीय परिसर के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को आवंटित 118 एकड़ शासकीय भूमि मंडल द्वारा CSIDC को रजिस्ट्री के माध्यम से विक्रय की अनुमति प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। नया रायपुर परियोजना हेतु आपसी करार द्वारा निजी भूमि क्रय करने पर नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को 31 मार्च 2026 तक मुद्रांक शुल्क में छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में राज्य आयुक्त दिव्यांग जन कार्यालय में राज्य आयुक्त के एक पद के सृजन का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने घोषणा पत्र के अनुरूप राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके द्वारा मोदी की एक और गारंटी सरकार ने पूरा किया है। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर स्थित चिन्हित तीर्थ स्थानों में से एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए 2024-25 के प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 2019 तक
2,47,000 हितग्राहियों को 272 यात्राओं के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराई गई थी। वर्ष 2019 में इस योजना का नाम बदलकर तीरथ बरत योजना कर दिया गया था, परंतु 19 से 23 तक इस योजना के तहत तीर्थ यात्राएं नहीं हुई। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नाम से इसे पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है। नई औद्योगिक विकास नीति में कोर सेक्टर के उत्पादों जैसे स्टील, सीमेंट, ताप विद्युत एवं एल्युमिनियम के लिए पृथक प्रावधान तथा राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर थ्रस्ट एवं सामान्य उद्योगों में विभाजित किया गया है। फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, कृषि उत्पाद संरक्षण जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ITES आदि के लिए आकर्षक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। मंत्रिपरिषद की बैठक में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 विजन डॉक्यूमेंट के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। नया रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार एवं बसाहट को प्रोत्साहन देने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उद्योगों के विकास हेतु रियायती प्रीमियम दर पर भूखंड आवंटन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया ताकि ज्यादा निवेश आ सके और ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। इससे छात्र छात्राओं को समग्र एवं लचीले शिक्षा प्रणाली के साथ ही गुणवत्ता युक्त शिक्षण की सुविधा मिलेगी। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिक संसाधन और सहयोग प्राप्त होंगे। उद्योगों को अधिक कुशल कार्यबल मिलेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित को देखते हुए अचल संपत्ति के अंतरण संबंधी दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण फीस के युक्ति युक्तकरण का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1960 से संबंधित रजिस्ट्रीकरण शुल्क सारणी में पुनरीक्षण संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 अध्यादेश 2024 के प्रारूप का भी अनुमोदन आज की बैठक में मंत्री परिषद ने किया है। वो कौन से उद्योग हैं जिनको सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा, ऐसी कोई प्लानिंग की गई है? स्पष्ट रूप से जो छत्तीसगढ़ के हित के दृष्टि से ज्यादा रोजगार उपलब्ध करा सके और छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर निवेश में आगे बढ़ सके, ऐसे ही हमने औद्योगिक नीति में प्राथमिकता का क्रम तय किया है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ का औद्योगिक दृष्टि से विकास हो, इसलिए अलग प्रकार से विकास खंड वाइज रचना औद्योगिक नीति में बनाई है। उधर पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद लगातार कांग्रेस के प्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलते आ रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिजनों से घटना की पूरी जानकारी ली। बता दें कि पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई थी और परिवार से मुलाकात के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी घटना की जांच हाई कोर्ट के न्यायाधीश की तरफ से की जानी चाहिए। की और बातें हैं इनके तरफ से कि
जो चले गए आज वो नहीं है। पहला न्याय कि जो दोषी हैं उनको दंड मिलना चाहिए, उचित दंड मिलना चाहिए। दूसरा पहलू, मानवीय पहलू जो होता है कि ये परिवार के कमाने वाले व्यक्ति थे। 8, 10, 15 साल से एनएचएम के माध्यम से ये सेवा दे रहे थे और कैसी कठिन परिस्थितियां होती है एनएचएम में सेवा की मैं जानता हूं। मैं इस विभाग से मंत्री के रूप में जुड़ा रहा था, इनके परेशानियों को मैं सुनता रहा था और घर में रोटी लाने व्यक्ति की इन परिस्थितियों में अगर मृत्यु होती है, पुलिस हिरासत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अपनी जगह जांच का विषय है। इसमें किसी प्रकार के आगे जांच की आवश्यकता नहीं है कि वो पुलिस हिरासत में थे। ये सबूत शुदा प्रूव किया हुआ मामला है, इसके समस्त साक्ष्य सबके सामने है, तो उसके लिए कहीं आपको रुकने की कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। वो तत्काल ये अटैचमेंट कर देना, लाइन अटैच कर देना, ये कार्रवाई नहीं होती, ये न्याय नहीं होता। आप ऐसे लोगों को पुलिस की सेवा से बर्खास्त करिए, एक न्याय। दूसरा न्याय सामाजिक, जो मैंने कहा, इनके परिवार को सरकार उचित सहायता राशि दे, उचित कार्य में लगाए। 11वीं में बच्चा पढ़ रहा है, मैंने तो सलाह दी कि और आगे पढ़ लो बेटा, ताकि सरकार आने वाले समय में नौकरी अगर देती है, जो देनी ही चाहिए, तो वैसी नौकरी मिले जिसमें ये नहीं कि 10वीं पास वाली नौकरी है, 12वीं करो, आगे भी पढ़ो। ये नहीं होता है कि नौकरी के रास्ते अब बंद हो गए, आज ही नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़ लिख के अच्छे स्थान पे पहुंचो और सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि इनको नौकरी भी दी जाए। सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। प्रशासन ने आरोपी कुलदीप साहू के घर पर बुलडोजर चलाया है और सूरजपुर नगरपालिका प्रशासन ने घर को अवैध निर्माण बताते हुए आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस बल के मौजूदगी में आरोपी के मकान को जमींदोज किया गया। घटना के बाद से ही सूरजपुर जिला में आरोपियों के खिलाफ लोगों का भारी आक्रोश देखा जा रहा था। बिलासपुर से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिम्स के उद्घाटन पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए हैं और इस दौरान सीएम साय ने सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते ही देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। हम सब ने देखा है किस प्रकार से उनके नेतृत्व में हमने कोरोना की महामारी से मुकाबला किया। ये उनके दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम रहा है। और आज जब 190 करोड़ के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हम सबको सौगात दे रहे हैं, वह भी धनतेरस के पावन अवसर पर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ और बिलासपुर वासियों को दिया है। अत्याधुनिक मशीन लगे हैं। मध्य भारत का सबसे आधुनिक हॉस्पिटल ये हमारा हॉस्पिटल बनने वाला है। क्षेत्र के लोगों को अब भटकना नहीं पड़ेगा, उन्हें संपूर्ण स्वास्थ्य की सुविधा यहां पर मिलने वाली है। मैं आप सबसे वो बताना चाहूंगा कि कैंसर हॉस्पिटल का काम भी तेज गति से आगे चल रहा है। आने वाले समय में उसकी सौगात भी हमको मिलने वाली है। सिम्स का बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने लगभग 700 करोड़ की स्वीकृति उसके लिए प्रदान की है। आने वाले समय में बहुत भव्य हॉस्पिटल ये हमारा सिम्स का बनने वाला है। और इसलिए आज जब विष्णुदेव साय जी हमारे बीच में हैं,
आज छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब किसान सब एक ही बात कर रहे हैं कि जब से राज्य में विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है, कैसे हो रहा है भाई काम, जरा जोर से बताओ, कैसे हो रहा है? महतारी वंदन की राशि मिल रही है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, 3100 रुपया क्विंटल में धान मिल रहा है, छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है, गांवों का विकास हो रहा है, शहरों का विकास हो रहा है, सुशासन आ रहा है। तो आज छत्तीसगढ़ साए साए आगे बढ़ रहा है। ये डबल इंजन की सरकार है। छत्तीसगढ़ को तेज गति से हम आगे लेकर जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी और विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक बार फिर ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए और धनतेरस के लिए आप सभी को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय उप मुख्यमंत्री महोदय आपके इस उद्बोधन के लिए। और इसके पश्चात जिसका आप सबको इंतजार है, हम सब सुनने के लिए आतुर हैं। बहुत सम्मान के साथ, विनम्रता के साथ मैं निवेदन करता हूं इस प्रदेश के मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत निवेदन, जोरदार तालियों से सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय श्री विष्णुदेव साय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिम्स के उद्घाटन समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम आदरणीय श्री अरुण साव जी, बिलासपुर के विधायक और पूर्व मंत्री श्री अमर अग्रवाल जी, विधायक बिल्हा श्री धर्मलाल कौशिक जी, विधायक तखतपुर श्री धर्मजीत सिंह जी, बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला जी, विधायक कोटा श्री अटल श्रीवास्तव जी, विधायक मस्तूरी श्री दिलीप लहरिया जी, श्री भूपेन्द्र सवन्नी जी, रामदेव कुमावत जी, अरुण सिंह चौहान जी, कृष्णमूर्ति बांधी जी, रजनीश सिंह जी, पूर्व विधायक, श्रीमती हर्षिता पांडे जी, एससीएस स्वास्थ्य श्री मनोज पिंगवा जी, आईजी श्री संजीव शुक्ला जी, यहाँ के कलेक्टर अवनीश सरन जी, एसपी रजनीश सिंह जी, अमित कुमार जी, मंच में विराजमान सभी अतिथिगण, सभी अधिकारीगण और आज के इस ऐतिहासिक क्षण में उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को जोहार। आज धन्वंतरी जयंती है और 9वां आयुर्वेद दिवस है। मैं आज आप सभी को सबसे पहले धनतेरस की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के नागरिकों को स्वास्थ्य। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।